ओके कंटिन्यू। हाँ ठीक है। इसी तरह का आंसर है रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। इसी तरह का आंसर आया है रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया। पूनम, आप सर क्लास में एब्सेंट होंगे क्यों? बाकी बच्चों का नहीं आता। देखते हैं इस तरह सही है या नहीं है। बाकी बच्चे इसका बहुत अच्छी बात है। घर पे नहीं थे बेटा, फोन तो साथ होता है। फोन में क्या दिक्कत है? फोन को लॉगिन करो, जहां पे भी हो वहां पे इसको लॉगिन करो और वीडियो क्लास लो। घर पे नहीं तो क्या हुआ, जहां पे थे वहीं पे क्लास ले लेते। अरे तो जहां थे पूनम वहां क्लास ले लेते, क्या हो गया? फोन तो साथ था, अगर फोन नहीं था किसी का फोन, उससे लॉगिन करके आप क्लास ले सकते थे। ठीक है। अभी आपका ही नुकसान है, पीछे से छूट गया आपको। और हर चीज आगे काम में आ रही है। वेरी गुड। फोन ही तो नहीं था। ठीक है चलो। हाँ देखो, इसी तरह का राइट आंसर है रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप ऑपरेटर, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है। मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है ये, जो हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से हम स्टैटिक वेरिएबल को भी क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है। क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है। उसका सिंटेक्स भी सेम वैसा ही है। वहां पे फंक्शन नेम था, यहाँ पे वेरिएबल नेम। वहां पे फंक्शन नेम था, यहाँ पे वेरिएबल नेम है। सेम चीज। रिटर्न टाइप का ले लिया अपन ने इंटीजर। क्लास का नेम क्या है? डेटा। स्कोप ऑपरेटर, स्टैटिक वेरिएबल का नेम क्या है? एक्स। आर्ग्यूमेंट इसमें होता नहीं है वेरिएबल में, इसलिए आया नहीं। ठीक है। ये क्या कर दिया? स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर दिया यहाँ पे अपन ने? जल्दी बताओ, क्या किया यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को अपन ने? स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। स्टैटिक मेंबर को डिफाइन कर दिया अपन ने। ठीक है। स्टैटिक मेंबर को डिफाइन किया अपन ने यहाँ पे। क्लियर? चलो, इसके बाद आता है इंट मेन, मेन फंक्शन। कंपाइलर कहां से कहां चलता है? कंपाइलर कहां से कहां चलता है? जल्दी बताइए। कंपाइलर, क्या हमने रीड किया यहां से तो कंपाइलर या यहीं से रीड करेगा क्या? जल्दी बताओ, कंपाइलर कहां से कहां पे रीड करता है? जल्दी से। नहीं पता? हाँ इशिता। चल कोई बात नहीं। तो मैंने आपको पहले कई बार बताया था, कंपाइलर मेन टू मेन चलता है। मेन से मेन, मेन से मेन कंपाइलर कंपाइल करता है। ये मेन है। मेन से मेन मतलब मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट से लेकर बॉडी क्लोज तक चलेगा। तो कंपाइलर यहाँ से यही रीड करता है। जो अपन ने ऊपर किया ना पूरा, इसको कंपाइलर रीड नहीं करता। कंपाइलर रीड करेगा इसके माध्यम से ही, क्योंकि कंपाइलर का चलता है मेन टू मेन चलता है। अब हम यहाँ पे कैसे आएंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इस वाले फोन अपने समझा, लाइनें काम क्या कर रही है।
ठीक है, कंपाइलर सबसे पहले अटैक यहाँ पे करेगा, कर दिया अटैक। अटैक करते ही उसको मेन फंक्शन मिल गया, तो मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, अच्छी बात है। आगे चले, डेटा D1 D2 ये लाइन क्या है, जल्दी बताओ यहाँ पे इस लाइन के बारे में, जल्दी बताओ। डेटा D1 D2, हाँ जल्दी बताओ सभी बच्चे, ये लाइन क्या है, डेटा D1 D2, जल्दी बताओ बेटा। नहीं पता पूनम, इशिता, राहुल, पता नहीं है क्या? हाँ इशिता, नहीं पता। अगर नहीं आता तो मना की ताकि मैं आगे चलूँ, पूरा टाइम वेस्ट ना हो। आता है तो आप जवाब दीजिए, बाकी आपको आना चाहिए कि बहुत बार पढ़ा चुका, बहुत बार, लिमिट ही नहीं है इसकी। अच्छा पूनम आपको पता नहीं है, ठीक है पता नहीं है तो। पूनम आपको पता क्यों नहीं है, क्या हमने इससे पहले ये नहीं पढ़े? आप क्लास में प्रेजेंट तो 9 चैप्टर प्रेजेंट एब्सेंट होंगे, बाकी चैप्टर में आप प्रेजेंट ही थे ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ इशिता, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, किसी को नहीं पता। इशिता आप कुछ, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इशिता आपका आंसर है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। बेटा अगर ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल तो फिर ये क्या है, अगर आप कह रहे हो यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल तो फिर ये क्या है? अरे वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए उसका, टाइप और उसकी वैल्यू चाहिए, टाइप और उसकी वैल्यू। यहाँ पे वेरिएबल कौन सी, इसका टाइप क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ पता नहीं है मेरे को, फिर ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कैसे हुआ, है नहीं है, तो ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल नहीं है। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल होता है, ये तो है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर इसके आगे मैं यहाँ पे 10 लगा दूं, अब ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ध्यान रखो। अच्छा कोई बात नहीं सीखा, मैं बता देता हूँ, और मैंने आपको पहले बताया भी था, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, बताइए, आप बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका सिंटेक्स मैंने बताया था, और एग्जांपल मैंने बताया था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, ये तो आता होगा आपको, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। हाँ इशिता, राहुल, पूनम, नहीं पता, चलो अब मैं बता देता हूँ आपको ना। आप पूनम, नहीं इशिता ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है क्लास नेम
और ऑब्जेक्ट नेम। एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अपन इस पे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, ऑब्जेक्ट थर्ड, ये इसका सिंटेक्स होता है लास्ट में सिंटेक्स। ठीक है, तो क्या ये अपना सेम यहां से मैच कर रहा है क्या रे? क्या यहाँ पे सेम मैच कर रहा है क्या? क्लास का नेम हुआ, डेटा को क्लास का नेम होगा, और D1 D2 क्या यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, D1 और D2, और किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? ये डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट की घोषणा है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं D1 और D2, किस क्लास के? डेटा क्लास के। मान लिया, तो कंपाइलर मैन टू मैन चलता है। कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट को रीड करना, यहाँ पे आ गया। कंपाइलर ने समझ लिया कि डेटा क्लास के लिए कोई दो ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, D1 और D2, दो ऑब्जेक्ट हैं डेटा क्लास के। D1 डॉट शो एक्स, D1 डॉट शो एक्स। अब यहां से क्या पता चला हमें? शो एक्स क्या है? ब्रैकेट लगाओ, मतलब ये कोई फंक्शन है। शो एक्स नाम क्या है? फंक्शन है। अब ये फंक्शन कहाँ मिलेगा? D1 में। D1 मतलब ऑब्जेक्ट किसका? डेटा क्लास का। मतलब डेटा क्लास के अंदर ये आपको फंक्शन मिलेगा। मतलब डेटा क्लास के इस शो फंक्शन को कॉल करेगा। तो डेटा क्लास ये रही, और इसका शो फंक्शन ये रहा, तो इसने कॉल किया किसको? इसको कॉल कर दिया। सुनने आया क्या? तो हम इस लाइन से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। सुनने आया? विदाउट यहाँ पे आती सी आउट मिल गया हमें। सी आउट में लगा एक्स इक्वल, आउटपुट में क्या गया? एक्स। क्लियर? विदाउट यहाँ तक। फिर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू कुछ नहीं दी अपन ने। अरे कुछ भी नहीं दी ना। क्या आएगी यहाँ पे? मैंने कहा था एक्स क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, और यहाँ पे अपने कोई वैल्यू पास नहीं करवाई, तो क्या मान लेगा? बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई रे? जीरो प्रिंट हो गई। समझ में आया क्या? थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी हिस्ट्री में पढ़ा था अपन ने, है नहीं है? स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मान ली जाती है? जीरो। ठीक है, तो जीरो प्रिंट हो गया। विदाउट स्लैश एन, लाइन यहां से ब्रेक उठाओगे अपन, नीचे वाली लाइन में आ गई। क्लियर है? वापस ऊपर आ गई। D2 डॉट शो एक्स। अब D2 क्या है? ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? डेटा क्लास का। तो ये वापस से अब ये ऑब्जेक्ट को कॉल करें। ठीक है, कॉल कर दिया। कॉल करते वापस वही एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू क्या है? जी। क्लियर? वापस फिर वही लाइन ब्रेक नीचे आ गया। डाउट है कि यहाँ पे मतलब दोनों ऑब्जेक्टों से सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू क्रिएट होने के बाद वो वैल्यू सभी ऑब्जेक्टों को शेयर कर दी जाती है। तो वैल्यू शेयर कर दी, उसको भी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? चलो वापस ऊपर आए। D1 डॉट गेट डेटा। अब D1 क्या था? ऑब्जेक्ट था किस क्लास का? डेटा क्लास का। तो ये क्या करेगा? डेटा क्लास के गेट फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल कर दिया इसको। कॉल करते ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है? एक ही आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे कितना चीज को एक एलिमेंट चाहिए, तो इस आर्ग्यूमेंट पे क्या जिसने 10, तो यहाँ पे एक कितनी जाएगी? 10 आगे वैल्यू। अगर यहाँ पे वो 10 और 20 देता तो वैल्यू पास ही नहीं होती। क्यों? इसको एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए, आप दो पास करा रहे हो। ठीक है, तो जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए उतने ही पास करवाएंगे अपन, ध्यान रखना। यहाँ पे इसको एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो अपने यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट इसको पास करवा दिया। डाउट? इसकी बॉडी में आ गए y बराबर इक्वल क्या है? 10। तो 10 कहाँ चला गया? y में चला गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या हुई?
10 हो गई। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? फिर क्या हुआ, x प्लस एक्स की पहले क्या थी, 0 थी, क्या हो गई 1 हो गई क्या 1? ठीक है। फिर यहाँ पे वापस आए, d2 डॉट गेट डेटा, अब ये इसको कॉल करेगा, कॉल करेगा, आर्ग्यूमेंट क्या पास करवाया इसने, 20 पास करवा दिया, अरे करवा दिया 20 पास, ठीक है। फिर इसकी बॉडी में आ गए, एक की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमें 20 आ गई, y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, कितनी थी पहले 1, अब कितनी हो गई 2 हो गई, 2 हो गई क्या, पक्का। चलो सी आउट क्या है यहाँ पे, सी आउट आफ्टर रीडिंग डेटा एज इट इज प्रिंट होगा, क्यों, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, यहाँ क्या जाएगा, आफ्टर रीडिंग डेटा, वो स्लेश है ना, लैंड देखो नीचे आ गई, क्या गए नीचे आ गई, नीचे आ वापस d1 डॉट शो एक्स, अब ये वापस करेगा इसको, इस फंक्शन को कॉल करेगा वापस, क्या कॉल, कॉल करती इसकी बॉडी में आ गए x बराबर वही, x बराबर x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है अभी, क्या है इसकी वैल्यू 2, क्या है 2, ये 2 प्रिंट हो गई, इस स्लेश एन से लैंड देखो नीचे आ गई, ठीक है। अब ये 2 सभी ऑब्जेक्टों को शेयर कर देगा, अब d2 भी के पास क्या चला गया x की वैल्यू 2 चली जाएगी, ठीक है। फिर यहां से तो कॉल किया d2 डॉट x से, इसने इसको कॉल किया, वापस की बॉडी में आ गए वही x बराबर x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे वापस 2 ही आएगी, क्यों, तो सभी ऑब्जेक्टों ने इसकी कॉपी वैल्यू को या कॉपी को शेयर कर लिया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे x वैल्यू, क्लियर। तो ये लास्ट में रिटर्न 0, मतलब हमने मेन फंक्शन क्या आगे लगाया था, इंटीजर लगाया था, इसलिए उसको रिटर्न 0 करवा दिया, तो इस मेन फंक्शन की बॉडी बंद हो गई, तो इसका आउटपुट ये आया है। समझ में आया क्या, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, तो जल्दी से पूछ सकते हो, अभी किसी को डाउट है तो। हाँ इशिता पूनम, डाउट है, राहुल चला गया क्लास के बाद, किसी भी लाइन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, सर हम यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, अभी तो वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, सब कुछ सबने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को डाउट है कोई सी भी लाइन में तो पूछ सकता है, नहीं डाउट, मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि हम यहाँ पे जो अपन रीड करे थे ना, पहले मैंने आपको समझाया था, लेकिन कंपाइलर इस वाली बॉडी में इनके द्वारा आ रहा है, जिसे कॉल होते आ रहे हैं अपन, है नहीं है, कंपाइलर मेन टू मेन चलता है, यहाँ से नहीं चलेगा, ये ऑब्जेक्ट अपने इधर कॉल करवा रहे फंक्शन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से बॉडी से इस बॉडी में आ रहे हैं। और कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो। इशिता पूनम, कोई डाउट है क्या, नहीं है, नहीं है तो आगे चले। ओके इशिता, ठीक है। हाँ तो आज पढ़ा था अपन ने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक मेंबर पढ़े थे अपन ने, किस प्रकार से स्टैटिक काम करता है, ये अपन सारी बातें अपन ने कही आज, और प्रोग्राम के द्वारा इसको अपन ने समझने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने आपको इसकी 3 विशेषता बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिक जीरो जीरो हो जाती है अगर आपने इनिशियलाइज नहीं कर रखी है तो। और दूसरी क्या बताई थी, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही उस
वेरिएबल की वैल्यू सभी ऑब्जेक्टों को शेयर कर दी जाती है। जैसे इसको एक बार D1 से अपने कॉल किया था यहाँ पे, फिर D2 पास भी पता लगा, x की वैल्यू 2 चली गई, शेयर हो गई, D पास 2 चली गई, है नहीं। इस विशेषता क्या थी, इसका इसको पूरी क्लास में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। सर यदि हमें, एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, सर यदि हमें इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करनी हो तो हम स्टार्टिंग में 0 नहीं मान चाहते, हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए एक सिंटेक्स है, वो देखो। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू कोई भी, एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया अपन ने, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर एक्स की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है, फिक्स करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस सिंटेक्स का रखना। अब एक्स की वैल्यू का मांगो यहाँ पे 10 मान सकते हैं, 10 रख लिया अपन ने, यहाँ पे क्या देगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, और फिर 2 बार कॉल हुआ था, कितना यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, 0 मानेगा, ठीक है। तो ये पढ़ा था अपन स्टैटिक वेरिएबल। आज के लिए इतने, बाकी होते अपन नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक फंक्शन। आज पढ़ा था वेरिएबल, अगले क्लास में होगा स्टैटिक फंक्शन, ठीक है।
Get ready with your books. Open your book. We read lesson 6, Trouble in Bohemia. Today we'll discuss the question answers. So open page number 44 of your book, Panorama. Ready, all of you? Yes. Page number 44. Word meanings. Sentimental means relating to emotions rather than reason, यानी कि जो बहुत भावुक होते हैं. Pretend, दिखावा करना, बहाना बनाना. To make other people believe something that is not true. Mask, a covering for part or all of the face. Recognized, notable, honored, जाना पहचाना. Give up, to surrender, to stop or to quit. हार मान जाना. Apparently, clearly, obviously. Disguised, भेष बदलना. Cab, a taxi. Honorable, respectable. Faint, to become unconscious, बेहोश हो जाना. Turned out, resulted. Probably, perhaps, likely, संभवतया. Now choose the correct alternative. Miss Irene Adler was an American actress. The king wanted letters and photographs from Miss Adler. Sherlock Holmes disguised himself as a cab driver at first. Miss Adler got married to Mr. Godfrey Norton. Dash bade goodnight. Miss Irene Adler bade goodnight to Sherlock Holmes. Now short answers. B. The first. Why did the king want his letters and photographs back? The king wanted his letters and photographs back because Irene Adler had said that she was going to write to the princess to whom the king was going to get married. तो उसको वो सारे लेटर्स और फोटोग्राफ दिखा करके जो उनकी रिलेशनशिप है किंग और आयरीन एडलर की उसके बारे में वो बताना चाहती थी. In a way, she wanted to blackmail the king, so he wanted the letters and photographs back. What were Sherlock Holmes' disguises to solve the case? At first, he disguised himself as a cab driver, and later on, he disguised himself as a priest. पहले कैब ड्राइवर
और उसके बाद वो प्रीस्ट का भेष उसने बदला. Where did Miss Irene Adler hide the letters and photograph? Irene Adler hid the letters and photograph in a secret place in the wall in her house. अपने घर में एक दीवार में एक छुपी हुई जगह पर सीक्रेट प्लेस पर उसने वो फोटोग्राफ और लेटर्स छुपाए थे. Why did the king write letters to Irene Adler? The king wrote letters to Irene Adler because he loved her and he was in a relationship with her and he wanted to marry her. Why could the letters not be proved false? The letters could not be proved false because they were written on the king's private paper and in his own handwriting. Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photograph at the earliest? Sherlock Holmes was interested in getting the letters and photograph at the earliest because he came to know that Irene Adler got married to Mr. Godfrey Norton, and who was a lawyer, and they could use those letters and photographs to blackmail the king of Bohemia. So he wanted them to get as early as possible. Then C, detail answers. Number 1, what trick did Sherlock Holmes use to find the place where letters and photographs were hidden? तो वॉटसन को उसने बाहर गार्डन में रुकने के लिए बोला और he himself disguised as a priest and started walking in front of Irene Adler's home, and as soon as she arrived, he pretended to faint. Holmes pretended to faint, and then several people came to help him, and finally Miss Adler told them to carry him into her living room. And as Holmes had directed, Watson, who was waiting in the garden just outside the living room window, so he gave a signal to Watson, and Watson threw some lighted pieces of paper into the room through the window. And there was a cry of fire, fire, and he had thought that as soon as this will happen, Irene Adler will run to save the most important thing, which was the photograph, and finally he will come to know where the photograph has been hidden. तो जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं. Discuss the character of Miss Irene Adler. Miss Irene Adler was not only beautiful, but she was highly intelligent and clever lady. She was an American actress who was renowned for her work. तो सब लोग उसके बारे में जानते थे. She was a good actress as well as she was very beautiful and she was highly intelligent and clever. और बिना शेरलॉक होम्स को पता लगे उसने शेरलॉक होम्स जैसे फेमस डिटेक्टिव को भी बीट कर दिया था, हरा दिया था. सो और दूसरी तरफ शी वॉज नॉट अ कनिंग लेडी, क्योंकि वो चाहती तो वो किंग ऑफ बोहेमिया को ब्लैकमेल कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया. शी मूव्ड अहेड. शी अंडरस्टूड द फैक्ट दैट शी वाज नॉट फ्रॉम अ रॉयल ब्लड. मैरिज किंग ऑफ बोहेमिया से नहीं हो सकती, एंड दैट इज व्हाई शी एक्सेप्टेड हर फेट एंड शी मूव्ड अहेड एंड मैरिड दिस गॉडफ्रे नॉर्टन. Question number 3. The story proves Sherlock Holmes to be less intelligent than Miss Irene Adler. Do you agree? So according to this story,
Sherlock Holmes proved to be less intelligent than Miss Irene Adler, क्योंकि शेरलॉक होम्स को लग रहा था कि वो बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, और when he disguised he thought nobody would recognize him, कोई उसको नहीं पहचान पाएगा जब वो भेष बदलेगा, लेकिन मिस एडलर ने फर्स्ट टाइम में ही उसको पहचान लिया था। और फिर उसके बाद उसने जो ट्रिक काम में ली, तो ही थॉट कि वो जो ट्रिक है उसकी वो काम कर जाएगी, एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि हाँ वो ट्रिक काम कर गई है, और उसको पता चल गया है कि फोटोग्राफ्स कहाँ छुपे हुए हैं। सो ही वॉज प्राउड दैट ही हैड बीन सक्सेसफुल इन हिज वर्क। बट जब वो पहुंचा वो फोटोग्राफ लेने, तब उसको पता चला कि मिस एडलर उसकी हर चाल को जानती थी, उसके बारे में उसको पहचान भी चुकी थी, एंड ही was defeated by Irene Adler. State true or false? Miss Irene Adler wanted to extract money from the king in exchange of letters and photographs. False. She did not want to do so. Question number 2. Miss Adler knew that the king would go to Holmes for help in getting back the photograph. Yes, true. Miss Irene Adler wished good night to Sherlock Holmes. True. At first, Sherlock Holmes disguised himself as a priest. False. First, he disguised as a cab driver. Number 5. Miss Irene Adler herself did not want to keep the letters and photographs. True. क्योंकि उसको लगता था कि अब वो किसी काम के नहीं हैं. So you have to do B and C in your notebook. Is it clear? The lesson is clear to you? Shall I start lesson number 7? Okay, then we'll start lesson number 7, Dead Man's Path. It is written by Chinua Achebe. He was a famous Nigerian novelist, poet, professor, and critic. He was born and educated in Nigeria. His most famous novel is Things Fall Apart. His other novels include No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of the People, and Hills of Savannah. So he is a famous novelist जो नाइजीरिया को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मोस्ट फेमस नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट. उसके अलावा भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, एंड his writings express the Nigerian culture, especially the traditions of Igbo society, the effects of Christian influences, and the clash of Western and African values during and after the colonial era. जनरली इन्होंने नाइजीरियन कल्चर के बारे में लिखा है, और खास तौर से जो इग्बो सोसाइटी है, वहाँ की जो समाज है, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में लिखा है, और किस तरह से जो वेस्टर्न आइडियाज हैं उनके साथ जो अफ्रीकन वैल्यूज हैं उनका क्लैश होता है, यानी कि किस तरह से वो आपस में टकराती हैं आफ्टर द कॉलोनियल एरा, यानी कि जब वहां पर भी ब्रिटिश रूल था या फॉरेन कंट्री का रूल था. So let us start.
Michael Obi's hopes were fulfilled much earlier than he had expected. He was appointed headmaster of Andume Central School in January 1949. It had always been an unprogressive school, so the mission authorities decided to send a young and energetic man to run it. Michael Obi, the main character of this lesson, उसकी उम्मीदें बहुत जल्दी पूरी हो गई थी. जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी पहले उसकी इच्छाएं पूरी हो गई थी, क्योंकि उसको एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का हेडमास्टर अपॉइंट कर दिया गया था 1949 में. एंड ही वाज स्टिल यंग. और ये जो स्कूल था ये अनप्रोग्रेसिव स्कूल था, यानी कि इसमें बहुत पिछड़ा हुआ स्कूल था. इसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी. डेवलपमेंट इस स्कूल का नहीं हुआ था. इसलिए मिशन अथॉरिटीज जो कि स्कूल को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक यंग और एनर्जेटिक मैन को वहां भेजा जाए ताकि वो स्कूल को थोड़ा सा डेवलप कर सके. Obi accepted this responsibility with enthusiasm. He had many wonderful ideas and this was an opportunity to put them into practice. Obi ने ये जो जिम्मेदारी थी इसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया, जोश के साथ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वंडरफुल आइडियाज थे और यही मौका था, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर था कि वो उन आइडियाज को काम में ले सके. He had had sound secondary school education which designated him a pivotal teacher in the official records and set him apart from the other headmasters in the mission field. He was outspoken in his condemnation of the narrow views of these older and often less educated ones. और जो उनकी अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी थी और ही वॉज अ पाइवोटल टीचर. आगे जाकर के ही बिकेम अ वेरी गुड टीचर. इम्पॉर्टेंट यानी कि जो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है, स्किल्ड है. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो था ओबी का वो बहुत अच्छा था, जिससे कि वो दूसरों से अलग था थोड़ा. और जितने भी मिशन फील्ड में जो हेडमास्टर्स थे उनसे उसका जो व्यू था, ओपिनियन था, वो डिफरेंट था, क्योंकि वो जो छोटी सोच होती है, नैरो व्यूज होते हैं, जो ट्रेडिशनल सोच रखते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप की फीलिंग्स रखते हैं, उन लोगों के वो बिल्कुल खिलाफ था. और जो लेस एजुकेटेड लोग होते हैं वही इस तरह के व्यूज रखते हैं, तो वो भी इन सबके अगेंस्ट था. वो लॉजिकल ढंग से सोचता था, प्रैक्टिकली सोचता था, एंड ही वाज अगेंस्ट फॉलोइंग ऑल दीज ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर्स. We shall make a good job of it, shan't we? He asked his young wife when they first heard the joyful news of his promotion. We shall do our best, she replied. We shall have such beautiful gardens and everything will be just modern and delightful. In their 2 years of married life, she had become completely infected by his passion for modern methods and his denigration of these old and superannuated people in the teaching field who would be better employed as traders in the Onitsha market. She began to see herself already as the admired wife of the young headmaster, the queen of the school. और उसने अपनी वाइफ से कहा, ओबी ने, जैसे ही उसको प्रमोशन मिला एज अ हेडमास्टर, ही वाज वेरी हैप्पी. ही शेयर्ड दिस विद हिज वाइफ. और उसने कहा कि अब हम वो सब कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे. और उसकी वाइफ ने भी रिप्लाई किया कि हम बहुत अच्छा करेंगे, अब हम ब्यूटीफुल गार्डन्स होंगे हमारे, यानी कि उसको अलग अपना कैंपस में ही घर मिलेगा जिसको वो अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, और अपने जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनको हम उस ढंग से
फुलफिल करेंगे उस काम को। 2 साल उनकी शादी को हो गए थे और वो उसको अच्छे से जान चुकी थी that he was infected by his passion for modern methods, यानी कि वो पुरानी परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ था, ओल्ड ट्रेडिशंस के, ऑर्थोडॉक्स मेथड्स के बिल्कुल खिलाफ था और वो कुछ नया करना चाहता था। तो उसका जो पैशन रहा है हमेशा मॉडर्न चीजों के लिए, मॉडर्न मेथड्स के लिए, तो वो इसको अच्छे से समझ सकती थी। His denigration of these old, तो वो इन चीजों को बिल्कुल डिनाई करता था कि जो लोग टीचिंग फील्ड में रहते हुए भी पुराने परंपरागत तरीकों को ही यूज करते रहते हैं कि जैसे हो रहा है वैसे ही उसको आगे चलाते जाना है। तो ही वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और वो कहता था कि इनको टीचर्स होने के बजाय, टीचिंग फील्ड में होने के बजाय ट्रेडर्स होना चाहिए, यानी व्यापारी होना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग न्यू। ये सिर्फ उन्हीं पुराने मेथड्स, पुरानी परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं जो चले आ रहे हैं बरसों से। बट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ओनिच्छा मार्केट वहां का जो लोकल मार्केट था, और वो जो उसकी वाइफ थी वो बड़ी खुश थी कि अब सब उसको हेडमास्टर की वाइफ के रूप में जानेंगे, एंड शी विल बी द क्वीन ऑफ द स्कूल। The wives of the other teachers would envy her position. She would set the fashion in everything. Then suddenly it occurred to her that there might not be other wives. Wavering between hope and fear, she asked her husband, looking anxiously at him. और वो सोचने लगी कि वो हेड, जो स्कूल का हेड है, उसकी वाइफ होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही होगी। जो अदर टीचर्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो उसको एनवी यानी कि जलन होगी उसको उनकी पोजीशन से, और वो ही सबसे पहले उनके सामने एग्जाम्पल रखेगी जो अदर लेडीज हैं। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि वहां पर अदर वाइफ्स होंगी भी या नहीं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो वहां पर और कोई होगा या नहीं, तो ये डर और उम्मीद दोनों उसके मन में चल रहे थे। एंड शी आस्क्ड हर हस्बैंड, all our colleagues are young and unmarried, he said with enthusiasm, which for once she did not share, which is a good thing, he continued. Why they will give all their time and energy to the school? और इससे पहले कि वो कुछ पूछती, ओबी ने कहा कि जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, यानी कि जो भी हमारे वहां साथी हैं, वो सब यंग हैं और अनमैरिड हैं। और जो कि एक अच्छी बात है। एंड व्हेन शी आस्क्ड कि व्हाई इट इज गुड थिंग, तो उसने कहा कि क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होगा तो दे विल गिव देयर फुल टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी अदर responsibility till then. Nancy was sad. Nancy was Obi's wife. For a few minutes, she became doubtful about the new school, but it was only for a few minutes. Her little personal misfortune could not blind her to her husband's happy prospects. She looked at him as he sat folded up in a chair. ये सुनकर के नैन्सी थोड़ा सा उदास हो गई कि दूसरे जो टीचर्स हैं उनकी वाइफ तो होगी नहीं, वहां पर उनकी वाइफ्स नहीं होगी, शी विल बी द ओनली वन देयर। लेकिन ये जो उसका उदासी थी वो सिर्फ कुछ देर की ही थी। देन शी डाउटेड अबाउट द न्यू स्कूल, एंड फिर उसने सोचा कि उसका अपना इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता है उसके हस्बैंड की हैप्पीनेस के सामने। हैप्पी प्रोस्पेक्ट्स यानी कि जो ब्राइट फ्यूचर है, आगे जो उसके हस्बैंड का कैरियर बनने वाला है, तो उसके लिए उसके सामने उसका ये दुख थोड़ा सा ये कुछ भी नहीं है। और वो उसको देखती रही, एंड ही वाज सिटिंग इन अ चेयर थिंकिंग अबाउट समथिंग। He was stoop-shouldered and looked frail, but he sometimes surprised people with sudden bursts of physical energy.
और वो उसको ध्यान से देखने लगी अपने हस्बैंड को, जो कि एक टूप शोल्डर्ड यानी थोड़ा झुके हुए कंधे वाला एक फ्रेल दुबला पतला सा आदमी था। लेकिन कई बार वो जो अपनी एनर्जी दिखाता था जब भी वो गुस्से में होता था, तो लोग उससे हैरान हो जाते थे। In his present posture, however, all his bodily strength seemed to have retired behind his deep-set eyes, giving them an extraordinary power of penetration. He was only 26, but looked 30 or more. On the whole, he was not unhandsome. और फिर वो अपने हस्बैंड का ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने लगी कि जिस तरह से वो अभी बैठा है, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है और सिर्फ उसकी आंखें जो है, जो दूर तक देख सकती हैं, यानी कि प्लानिंग कर सकती हैं। जो आदमी भविष्य के बारे में सोच करके पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है, तो फॉर दैट शी सेड दैट ही हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन। और अभी उसकी उम्र सिर्फ 26 थी, लेकिन वो 30 से भी ज्यादा का लगता था। बट ऑन द होल ही वॉज नॉट अनहैंडसम। वो हैंडसम भी नहीं था और अनहैंडसम भी नहीं था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन owing to his physical features. What are you thinking, Mike? Said Nancy after a while. I was thinking what we've got at last to show these people how a school should be run. Andium School was backward in every sense of the word. Mr. Obi put his whole life into the work and his wife hers too. He had two aims. A high standard of teaching was insisted upon, and the school compound was to be turned into a place of beauty. Nancy's dream gardens came to life with the coming of the rain and blossomed beautiful hibiscus and lavanda hedges in brilliant red and yellow marked out the carefully tended school compound from the rank neighborhood bushes. और when she asked him कि तुम इतनी गहरी सोच में डूबे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो उसने कहा कि ये हमको बहुत बड़ा मौका मिला है ताकि मैं इन लोगों को दिखा सकूं कि एक स्कूल को कैसे चलाया जाता है। और जो एंडियम स्कूल था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था हर तरह से। ना वहाँ प्रॉपर एजुकेशन थी, ना वहाँ पर प्रॉपर बिल्डिंग और कंपाउंड था। तो मिस्टर ओबी ने डिसाइड कर लिया कि इसको पूरा मेक ओवर करना है स्कूल का। तो दोनों बहुत हार्ड वर्क करने लगे अपनी अपनी जगह पर। मिस्टर ओबी अपना काम कर रहे थे और उनकी वाइफ उनका। ही हैड टू एम्स। मिस्टर ओबी के दो मेन एम्स थे कि जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, जो स्कूल कंपाउंड है वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल और व्यवस्थित होना चाहिए। और नैन्सी का ड्रीम था कि उसकी एक अपनी गार्डन हो, और नैन्सी का ड्रीम भी पूरा हो गया। जैसे ही बारिश हुई तो उनके जो पौधे थे वो तैयार हो गए, फूल खिलने लगे उनमें, एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, और हैजिस ब्रिलियंट रेड एंड येलो, कई तरह के उन्होंने फूल कंपाउंड में पौधे लगाए, एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ। One evening, as Obi was admiring his work, he was scandalized to see an old woman from village hobble right across the compound, through a marigold flower bed and the hedges. On going up there, he found faint signs of an almost disused path from the village across the school compound to the bush on the other side. और एक दिन शाम को जब अपनी किए हुए काम को वो एडमायर कर रहा था, तो देख रहा था कि उसका स्कूल कंपाउंड गार्डन सब कितना सुंदर हो गया है, जहाँ प्रॉपर तरीके से हैड्स वगैरह लगी हुई हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं जिनमें फूल खिले हुए हैं। तो उसने देखा कि एक औरत, एक ओल्ड वुमेन जो गांव की रहने वाली थी, वो कंपाउंड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है। फिर उसने देखा कि एक रास्ता वहां पर, पगडंडी जैसा एक रास्ता वहां बना हुआ है,
जो एक कंपाउंड के एक साइड से होकर के दूसरी साइड तक जाता है, यानी द वे वॉज अक्रॉस द कंपाउंड. It amazes me, said Obi to one of his teachers who had been 3 years in the school, that you people allowed the villagers to make use of this footpath. It is simply incredible. He shook his head. और ओबी ने जब अपने एक टीचर से पूछा जो 3 साल से वहां काम कर रहा था कि बहुत हैरानी की बात है कि आप लोगों ने इन विलेजर्स को स्कूल कंपाउंड में से होकर के रास्ता बनाने की परमिशन दे दी और इनको आने जाने दिया, which is totally unbelievable. The path, said the teacher apologetically, appears to be very important to them. Although it is hardly used, it connects the village shrine with their place of burial. और टीचर ने अपोलोजेटिकली यानी कि माफी मांगते हुए कहा कि ये रास्ता दरअसल इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि कभी कभी ही इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये जो गांव का मंदिर है उसको प्लेस ऑफ बरियल यानी शमशान से जोड़ता है. इट कनेक्ट्स द विलेज श्राइन विद देयर प्लेस ऑफ बरियल, जहां ये डेड बॉडीज को बरी करते हैं. तो उन दोनों को ये जोड़ता है एंड इट इज यूज्ड ओनली व्हेन somebody has died in the village. And what has that got to do with the school? Asked the headmaster. Well, I don't know, replied the other with a shrug of the shoulders. But I remember there was a big row some time ago when we attempted to close it. और जब हेडमास्टर यानी कि ओबी ने पूछा कि स्कूल से इसका क्या लेना देना है, अगर रास्ता है तो वो स्कूल कंपाउंड के बाहर से भी हो सकता है. Why through the school compound? Then the other teacher replied कि इतना तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना याद है कि जब भी हमने इसको बंद करने की, इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था. That was some time ago, but it will not be used now, said Obi as he walked away. What will the government education officer think of this when he comes to inspect the school next week? The villagers might, for all I know, decide to use the school room for a pagan ritual during the inspection. और ओबी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया कि जो कुछ हुआ वो पहले हुआ होगा, मगर अब ये रास्ता काम में नहीं आएगा, यानी कि इसको बंद करना होगा एंड विलेजर्स शुड यूज द अदर वे. क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर नेक्स्ट वीक स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाला था और उसने कहा कि इस तरह से तो ये लोग स्कूल रूम्स को भी काम में लेना स्टार्ट कर देंगे. Heavy sticks were planted closely across the path at the two places where it entered and left the school premises. These were further strengthened with barbed wire. तो उसने उस रास्ते को बंद करने के लिए दोनों तरफ, जहां से वो एंट्रेंस थी और जहां एग्जिट था स्कूल प्रेमिसेस में, तो वहां उसने लकड़ियां लगा करके उन पे तार बांध दिया, फेंसिंग कर दी, ताकि वो रास्ता काम में नहीं लिया जा सके. 3 days later, the village priest of Ani called on the headmaster. He was an old man and walked with a slight stoop. He carried a stout walking stick, which he usually tapped on the floor by way of emphasis each time he made a new point in his argument. 3 दिन के बाद उस मंदिर का जो पुजारी था, एनी उसका नाम था, उसने हेडमास्टर को बुलाया, यानी कि ओबी को बुलाया. वो एक ही वॉज एन ओल्ड मैन और झुक करके वो चलता था, कमर उसकी थोड़ी झुकी हुई थी और हमेशा अपने हाथ में वो एक वॉकिंग स्टिक, लाठी रखता था, मोटी सी, और जब भी कोई बात कहता था तो अपनी बात को जोर देने के लिए वो उस लाठी को जमीन पर
टैप करता था, पटकता था। I have heard, he said, after the usual exchange of cordialities, that our ancestral footpath has recently been closed. Yes, replied Mr. Obi, we cannot allow people to make a highway of our school compound. और उसने कहा कि तुमने हमारा जो एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है। देन ओबी सेड कि बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे स्कूल कंपाउंड को हाईवे बना दिया जाए, यानी कोई भी उसमें एंटर कर सकता है, उसको आम रास्ता बना दिया। So, look here, my son, said the priest, bringing down his walking stick. This path was here before you were born and before your father was born. The whole life of this village depends on it. Our dead relatives depart by it and our ancestors visit us by it. But most important, it is the path of children coming in to be born. और फिर उसने कहा कि ये रास्ता तब से यूज किया जा रहा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और शायद तुम्हारे फादर भी पैदा नहीं हुए थे, और इस गांव की पूरी लाइफ इस रास्ते पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है वो लोग डेड रिलेटिव्स इसी रास्ते से जाते हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे मिलने, यानी उनकी जो आत्माएं हैं वो हमसे मिलने आती हैं इसी रास्ते से। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं गांव में उनका रास्ता भी यही है। मिस्टर ओबी listened with a satisfied smile on his face. The whole purpose of our school, he said finally, is to eradicate just such beliefs as that. Dead men do not require footpaths. The whole idea is just fantastic. Our duty is to teach your children to laugh at such ideas. अब मिस्टर ओबी यही सब चीजें दूर करना चाहते थे, so he just smiled. तो उन्होंने कहा कि यही तो हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य है कि इस तरह की इरेडिकेट यानी टू रिमूव इस तरह के जो आप लोगों के अंधविश्वास हैं उनको दूर करना है, क्योंकि डेड मैन जो मर चुके हैं उन लोगों को रास्ते के लिए, फुटपाथ के लिए की जरूरत नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी फुटपाथ। और ये होल जो ये कहानी आप मुझे सुना रहे हो ये सुनने में बड़ी फंटास्टिक है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी ड्यूटी यही है कि आपके बच्चों को इस तरह की बिलीफ से छुटकारा दिलाया जाए, इस तरह की बातों पर वो हंसना शुरू कर दें, यानी कि इन बिलीफ को, वो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ जो ये अंधविश्वास है उनको वो नहीं माने। What you say may be true, replied the priest, but we follow the practices of our fathers. If you reopen the path, we shall have nothing to quarrel about. What I always say is, let the hawk perch and let the eagle perch. He rose to go. और उसने कहा कि आप जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है, लेकिन हम जो हमारी पुश्तैनी परंपरा रही है, पूर्वजों की परंपरा रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स ही वांटेड टू से कि आप अपनी जगह पर सही हो, हम अपनी जगह पर सही हैं। अगर ये रास्ता दोबारा खोल दिया जाता है तो हमारे बीच में लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं बचता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, let the hawk perch and let the eagle perch. This is a type of idiom, एक कहावत है ये कि जो जो अपना काम कर रहा है उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, यानी कि तुम अपनी जगह पर सही हो तो यू डू व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर यू। जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो। एंड ऐसा कह करके ही रोज टू गो, वो वहां से चल दिया। We'll finish this in the next class. Read the lesson. Is it clear?
समझ में आ गया? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टिव, बाकी लोगों को क्लास नहीं लेनी होती है क्या? और द क्लासेस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम? All the students must attend the classes.